हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई एम योर ब्राइड लैंजन का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वीजिंग को पूरे 5 दिन हो चुके थे जो लैन वैन से था वहाँ पर रहते हुए, बट वीजिंग की हालत बद से बदतर हो गई थी। मैडम लैन और जो वांगनिंग जाओ थी वो दोनों ही मिलकर वीजिंग को परेशान करते थे और वीजिंग कुछ भी नहीं कर पाता। वीजिंग जब पहली बार इतने टाइम के बाद वांग जी के सामने आता है एंड वांग जी को कहीं ना कहीं वीजिंग याद आ चुका था, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है वीजिंग से और वो वहाँ से चला भी जाता है। वीजिंग को इस बात पर मैडम लैन बहुत मारती हैं और वीजिंग अपने रूम में पड़ा हुआ था। साउ सिंह चैन बोलता है, आई एम सॉरी वीजिंग, मेरी वजह से ये सब हो गया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं था, प्लीज़ भी माफ़ कर देना। वीजिंग बोलता, नहीं कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। एंड इसके बाद साउ सिंह चैन वहाँ से चला जाता काम करने के लिए। वीजिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी तो इसीलिए वो चुपचाप वहीं पे लेट जाता है और सो जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद फिर से रूम ओपन होता है एंड जो लान करन थे वो अंदर आते हैं एंड जैसे डोर ओपन हुआ वीजिंग की आइज़ ओपन हो गई एंड वो देखता है तो डोर के बाहर जो लान करन थे वो खड़े हुए थे। वो अंदर आते हैं और बोलते, बेटा। वीजिंग देखता है और वीजिंग को बहुत ही पेन हो रहा था उसकी बॉडी में। वो आते हैं और बोलते हैं, बेटा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, प्लीज़ आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ बेटा तुम्हारे लिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वीजिंग बोलता, नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है अंकल, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। एंड ये बोलकर वो अपने वाउंड्स को छुपाने लगता है, बट लैन किरण देख लेते हैं और फिर उन्हें बुरा लगता है और वो बोलते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाया, आई एम सॉरी, मुझे मुझे शायद कुछ करने में टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, मेरी ही गलती है जिस वजह से तुम आज इस हालत में हो। ये जगह तुम्हारे लिए है ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि तुम इतना कुछ सह रहे हो। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मीजिंग बोलता, नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ। एंड वो देखता है लान किरण को। लान किरण बोलते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, ये सब तुम्हारे हाल, कहीं ना कहीं इसमें गलती मेरी ही है, बट चिंता मत करो। जल्द ही मुझे पता है कि तुम सबका दिल जीत लोगे और सब तुम्हारे से प्यार करने लगेंगे और उसके बाद तुम वांगची के साथ रहोगे उसके रूम में और वो भी तुम्हें प्यार करेगा और वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ। लायन किरण बोलता है, कुछ नहीं, अब एक काम करो, चलो उठो, तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर जाना है मुझे। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता और बोलता, हाँ, मेरा रूम। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता, हाँ बिल्कुल तुम्हारा रूम। अब तुम इस स्टोर रूम में नहीं रहोगे क्योंकि ये रूम तो किसी के रहने के लायक भी नहीं है। मैं तो शौक हूँ कि तुम इतने टाइम इस रूम में रहे हो, बट अब नहीं बेटा, अब बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से चलोगे मेरे साथ अपने रूम में, जो कि इस रूम से बहुत अच्छा होगा। वीजिंग बोलता, बट मैडम लैन। ये सुनने के बाद लान किरण बोलता है, इट्स ओके वीजिंग, चिंता मत करो बेटा, वो कुछ नहीं करेंगी क्योंकि अब तक मैं चुप था क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब नहीं, आज जब मुझे तुम्हारे साथ हुआ वो पता चला एंड अब इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम चलो यहाँ से। वीजिंग बोलते, लेकिन तो वो बोलते हैं, बेटा चुप करो। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की आंसुओं को साफ करते हैं और वीजिंग के सर पर हाथ सहलाते हैं। वीजिंग को आज अपनी लाइफ में पहली बार एक बाप का प्यार मिल रहा था, उसे पता चल रहा था कि एक फादर फीलिंग क्या होती है और वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग को ऐसा लगा कि जैसे उसे उसके डैड फिर से मिल गए हों, क्योंकि जो वीजिंग के डैड थे वी चांग से, वो बहुत पहले मर गए थे और वीजिंग जो है ज़्यादा अपने डैड से अटैच भी नहीं हो पाया। बट अब जियांग पिंगमियन उसे लग रहे थे कि हाँ, कि एक डैड ऐसा ही होता होगा और उसके डैड भी वीजिंग से बहुत प्यार करते थे, बट वो ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड ही नहीं कर पाए बिजनेस के चलते, और दूसरा उनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी। वीजिंग उस टाइम पे बहुत छोटा था तो इसीलिए वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वीजिंग देखता है लान किरण को और बोलता है, अंकल, क्या क्या मैं आपको डैड बुला सकता हूँ? एंड ये सुनने के बाद जियांग पिंगमैन देखता है और फिर बोलता, हाँ बिल्कुल बेटा, तुम मुझे डैड बुला सकते हो, मुझे खुशी होगी। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता और बोलता, डैड। एंड ये सुनते ही जियांग जो लान किरण थे वो बोलते, बेटा। एंड वीजिंग देखता और उसे बहुत अच्छा लगता है एंड वो तुरंत ही लान किरण को गले लगा लेता है। उसे बहुत अच्छा लगता है, ये वार्मथ वीजिंग को यही चाहिए था। सच में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज फिर से उसके डैड उसे मिल गई हो। लान किरण जो है वो काफ़ी देर तक वीजिंग को चुप करवाते हैं, शांत करवाते हैं और बोलते हैं, ठीक है अब शांत हो जाओ, ओके चलो तुम्हारे रूम में। एंड वो वीजिंग को हाथ का सहारा देते हैं। वीजिंग उठता है। इसके बाद वो वीजिंग को लेके वहाँ से बाहर आते हैं। वीजिंग उनके साथ चलता जाता है एंड वो वीजिंग को वांगजी के रूम के सामने लेकर आते हैं।
बीजिंग देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है डैड ये आप मुझे इनके रूम के सामने क्यों लेकर आए हैं। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द इस रूम में शिफ्ट हो जाओ वांग जी के साथ। बीजिंग देखता है और बोलता हाँ। जो लायन किरण थे वो बोलते हैं मैं जानता हूँ कि अभी वांग जी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट टाइम के साथ वो तुम्हें एक्सेप्ट भी करेगा और तुमसे बहुत प्यार भी करेगा। बट अभी बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा, बहुत जल्द वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेगा। और अब तुम्हें मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। एंड ये बोलकर वो बीजिंग को टर्न करते हैं एंड जो वांग जी के रूम के सामने वाला रूम था वहाँ पे लेके आते हैं। एंड वो बोलते हैं बीजिंग ये तुम्हारा रूम है। बीजिंग बोलता हाँ मेरा। तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल। वो बोलते कि अगर उन्होंने मना किया तो मैडम लैन ने। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं तुम चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। ओके। एंड ये बोलकर वो देखता है बीजिंग को, तभी मैडम लैन आती हैं एंड वो बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड ये सुनते ही बीजिंग डर जाता है और वो लायन किरण की स्लीव्स को पकड़ लेता है और उसे डर लग रहा था मैडम लैन को देखने में भी। मैडम लैन आती हैं और बोलती हैं ये मनुष्य यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी मेरे बेटे के रूम के सामने। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है चुप हो जाओ। लैन ये बोलती हैं कि अच्छा चुप हो जाऊँ, कैसे हो जाऊँ, ये मनुष्य जब तक यहाँ से जाएगा नहीं मैं चुप नहीं होने वाली, तुम निकलो यहाँ से। एंड ये बोलकर वो बीजिंग को ले जाने लगती हैं। इससे पहले कि वो ले जा पाती वो उनके हाथ को दूर करते हैं लायन किरण और बोलते हैं अपनी हद में रहो, ये भूलो मत ये मेरा घर है और बीजिंग आज से इसी रूम में रहेगा। ये सुनकर लैनी को गुस्सा आता है एंड वो बोलती हैं कि आप चुप करिए, अगर आपने इसकी साइड ली तो मैं। एंड ये इससे पहले कि वो करती हैं कुछ तभी लायन किरण बोलते हैं चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैंने जो कहा है चुपचाप वही करो, बीजिंग आज से इसी रूम में रहेगा और कभी भूलना मत कि इस घर का असली मालिक मैं हूँ, समझ आया ना तुम्हें। लैनी गुस्से में देखती हैं और बोलते हैं आप, बट लायन किरण बोलते हैं मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद लायन ई जो गुस्सा करते हुए अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो सच में यहाँ पे कभी कभी कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि लायन किरण बहुत ही गुस्सा हो जाते थे इसीलिए। एंड वो गुस्से में क्या करेंगे तो वो तो खुद भी नहीं जानते हैं, इसीलिए लायन ई चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। एंड जाते हुए मुड़कर बीजिंग को देखती हैं और बोलती हैं बहुत जल्द बस बस इन्हें जाने दो यहाँ से, इन्हें एक बार यूएस जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें देखती हूँ वी वुजियान। एंड इस यहाँ से तुम्हें बाहर निकल कर ना फेंक दिया ना तो मेरा नाम भी लायन ही नहीं। एंड ये बोलकर वो चली जाती हैं। वीजिंग देखता और बोलता वो गुस्सा है। लायन किरण बोलता इट्स ओके वीजिंग बेटा चिंता मत करो तुम, वो हमेशा ही गुस्से में रहती हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो बोलते चलो तुम। यानी फिर वो डोर के पास लेकर आते हैं और डोर ओपन करके देखते हैं। वीजिंग अंदर आता है और देखता है और बोलता हाँ ये कितना सुंदर है। वीजिंग रूम को देखता है और वीजिंग रूम को देखकर एकदम खुश हो जाता है क्योंकि रूम बहुत लग्जरियस था और बहुत ही ब्यूटीफुल भी था। वीजिंग बोलता ये कितना सुंदर है, क्या क्या ये सच में मेरा रूम है। ये सुनकर लायन किरण बोलते हाँ हाँ मेरा बच्चा ये तुम्हारा रूम है, आज से तुम ही इसमें रहोगे और उसके बाद तुम उस सामने वाले रूम में जो कि मेरे बेटे वांग जी का है। वीजिंग बोलता है सच में। वो बोलते कि हाँ बिल्कुल बेटा मुझे सच में बताओ तुम रहोगे ना। वीजिंग कन्फ्यूज़न में देखता है और मतलब समझ नहीं पाता, बट वो फिर भी अपने सिर को हाँ में हिला देता है और बोलता है हाँ। एंड इसके बाद लायन किरण खुश होते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे फिर से माफ़ कर दो यहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए। वीजिंग बोलता नहीं डैड कोई बात नहीं। तो वो बोलते कि मुझे तुम्हारे कहने सब कुछ बताया कि कैसे इस घर में तुम्हारे साथ बिहेव हो रहा है, बट बेटा चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सब ठीक करने की कोशिश करूँगा। एंड ये सुनकर वीजिंग को काफ़ी अच्छा लगता है एंड वो बोलता है ठीक है। एंड इसके बाद वो बोलते हैं अब तुम यहीं पे रहोगे और रेस्ट करोगे, ये आज से खूबसूरत रूम तुम्हारा है और तुम कुछ दिनों के लिए काम मत करना, ठीक है। तुम्हारे बाउंड्स अभी नए हैं और उन्हें ट्रीट होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता ठीक है डैड। इसके बाद वीजिंग बोलता वो गगन ने क्या सब कुछ बताया मेरे बारे में। ये सुनने के बाद जो लायन किरण था वो बोलता हाँ वीजिंग बिल्कुल, हाँ वीजिंग बेटा बिल्कुल उसने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, तुमने सच में बेटा बहुत सफ़र किया है, पर चिंता मत करो ठीक है। अब मैं तुम सब लोगों को बिल्कुल भी परेशान करने नहीं दूंगा। वीजिंग बोलता थैंक यू। एंड फिर देखते हैं लायन किरण और बोलते हैं वीजिंग जो साउथ सेंचन है वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है, वो मेरे फ्रेंड का बेटा था। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद मैंने साउथ सेंचन को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद वो मेरे साथ ही रहने लगा, बट उसे फ्री में यहाँ नहीं रहना था तो उसने कहा कि उसे जॉब करनी है, तो मैंने उसे यहाँ का हेड शेफ बना दिया। वो बहुत ही स्वाभिमानी है, वो फ्री में रहना नहीं चाहता था बट मैं नहीं चाहता था वो जॉब करे, पर क्या करूँ, उसने कहा कि अगर वो नहीं रखूँगा तो वो चला जाएगा, इसलिए फिर मैंने उसे यहाँ पर हेड शेफ रख लिया। अब वो हमारे घर का हेड शेफ है, बट मैं उसे अपना बेटा ही मानता हूँ। वीजिंग बोलता थैंक यू डैड। इसके बाद वो बोलती ठीक है, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम एक काम करो आराम करो ठीक है, अच्छे से रेस्ट करो और ठीक है मैं जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता इसके बाद वो जाता है और फिर वहाँ से डोर बंद करके वो चले जाते हैं। वीजिंग जो है वो बेड पर लेट जाता है और उसे बेड इतना सॉफ्ट लगता है कि जैसे वीजिंग की सारी थकान ही दूर हो गई हो। वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है वीजिंग को और वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है
और उसके बाद उसे याद आता है वांग जी। वीजिंग बोलता है आई हेट यू लान वांग जी, आई हेट यू। तुमने तुमने मुझे शादी करके ऐसे छोड़ दिया। तुम्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ। तुम बहुत बुरे हो। मैं नफरत करता हूँ तुमसे लान वांग जी, नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी। तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। हर एक चीज़ मुझसे छीन ली। मेरा परिवार, मेरी मॉम, मेरी ब्रदर, सब कुछ छीन लिया तुमने, सब कुछ छीन लिया। नफरत करता हूँ तुमसे, नफरत। आई हेट यू, आई हेट यू। एंड ये बोलकर वो गुस्सा करता है। वीजिंग उसके बाद फ्रेश होता है और उसके बाद सो जाता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग सोया हुआ था और उसे एक बहुत ही डरावना सपना आ रहा था, जिसमें वीजिंग बोल रहा था, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ फादर, मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ डैड। एंड ये सुनते ही वीजिंग के फेस पर एक स्लैप पड़ता है बहुत ज़ोर से एंड वीजिंग फ्लोर पर गिर जाता है। जियांग फेंगमैन गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने? हाँ, क्या करना चाहते हो तुम? स्टडी? हाँ, दोबारा से बोलो। अच्छा, तुम स्टडी करके क्या करना चाहते हो? हाँ, किसके साथ भागना चाहते हो तुम? मुझे पहले ही बता दो। तुम्हारी बहन तो पहले भाग चुकी है किसी के साथ, और तुम किसके साथ जाना चाहते हो? हाँ, बताओ मुझे, बताओ, ताकि मैं पहले ही प्रिपरेशन कर लूँ, ताकि मेरी उसकी तरह नीलामी तो न हो। वी जिंग देखता है और बोलता, नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी चीज़ें ऐसे नहीं जा सकती हैं। जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। ये सुनकर लान खिरन बोलता है, चुप, एकदम चुप, शट अप। और मैंने बोल दिया ना, तुम आज से स्टडी नहीं करोगे तो इसका मतलब है तुम स्टडी नहीं करोगे। चुपचाप घर में बैठो, और अगर तुमने ज़्यादा जबान चलाई तो तुम्हारा देखना मैं क्या हल करता हूँ। वीजिंग बोलता है, मेरी चीज़ें ऐसी नहीं थी। वो ऐसे नहीं जा सकती है। ज़रूर इनके साथ कुछ गलत हुआ है। ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलता है, चुप, एकदम चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर तुमने कुछ और कहा ना तो मैं तुम्हारा देखना क्या हाल करता हूँ। इन्हें बोलकर वो गुस्से में देखते हैं। जियांग फेंगमैन वहाँ से चले जाते हैं और वी जिंग बस रोता रह जाता है। और उसकी स्टडी भी बंद कर दी गई थी। वी जिंग ने कहा कि जब उसे आगे पढ़ना है, बट उसके बाद जियांग फेंगमैन ने वी जिंग को आगे पढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि यान लेके जाने की वजह से जियांग फेंगमैन और भी गुस्सा हो चुके थे। और यही रीज़न था जिस वजह से उन्होंने वी जिंग को भी आगे पढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि आगे पढ़ेगा तो उसके दिमाग में फालतू चीज़ें आएंगी। इसीलिए जियांग फेंगमैन ने वी जिंग की स्टडी वहीं पर रोक दी और वी जिंग अपने फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम नहीं दे पाया और वी जिंग की स्टडी अधूरी ही रह गई। वी जिंग बहुत रोया अपने डैड के सामने, बट जियांग फेंगमैन ने तो जैसे कि मानो एक आंखों पर पट्टी पहन ली हो, जिसमें किसी का दुख दर्द जैसे कि मानो नज़र ही नहीं आ रहा हो उन्हें। और ऐसे ही करके वी जिंग स्टडी छोड़ चुका था अपनी। वी जिंग रोता रह गया, पर किसी की जियांग फेंगमैन ने वी जिंग की बात ही नहीं सुनी और ऐसे ही टाइम गुजर गया। वी जिंग को अपने शिजे की याद आ रही थी और वो बोलता है, नहीं नहीं शिजे, शिजे प्लीज़। एंड ये बोलकर वो उठ जाता है और देखता है और बोलता है, नहीं, मेरी शिजे ऐसे नहीं जा सकती। उनके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। हाँ, पक्का कुछ बुरा हुआ है उनके साथ। मैं क्या करूँ? वी जिंग अपने आप को देखता है तो उसकी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी। वी जिंग तुरंत ही जाता है और वो अपने आप को फ्रेश करने वाला था, तभी वो रुक जाता है और फिर वो बोलते हैं कि एक मिनट, पहले मैं कुछ देख लेता हूँ बाहर जाके। वी जिंग तुरंत डोर ओपन करके जैसे ही बाहर निकलता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, तुम मनुष्य क्या सारा दिन आराम ही करते रहोगे? ये आवाज़ सुनते ही वी जिंग रुक जाता है एंड पीछे पलट कर देखता है तो पीछे मैडम लान खड़ी हुई थी। मैडम लान देखती है और बोलते, जाओ तुम मनुष्य, जाकर है ना मेरे बेटे के लिए जूस तैयार करो। सच में एकदम यूजलेस हो तुम। हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे कितना सारा काम और करना पड़ रहा है। वी जिंग कुछ नहीं बोलता। लाइन ही बोलती हैं, जाओ और जाकर जूस रेडी करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वीजिंग बोलता, मैडम वो मैं। मैडम लाइन चिल्लाते हुए बोलती हैं, चुप करो, एंड मैंने जितना कहा है उतना जाओ करो। ये सुनते ही वीजिंग बोलता, टी। एंड वीजिंग इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। वीजिंग जल्दी से उठता है वहाँ से एंड चला जाता है। वीजिंग सीधा किचन भी आता है और वांगजी के लिए जूस रेडी करना शुरू कर देता है। वीजिंग 10 मिनट के बाद वांगजी के लिए जूस रेडी करता है और उसके बाद ट्रे में रखता है। और वीजिंग जैसे ही जूस लेके जाने वाला था, तभी अचानक से वांगजी से वो टकरा जाता है। वीजिंग गिरने वाला था, तभी वांगजी से पकड़ लेता है और बोलता, ओ शिट, क्योंकि वो जूस पूरा का पूरा वांगजी की शर्ट पर गिर गया था। वांगजी बोलता, तुम देख के। एंड इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वांगजी ने वीजिंग का फेस देखा और वो चुप हो गया। वीजिंग बोलता, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, वो मेरा ध्यान नहीं था। वांगजी जो है वो साओ सिंह चैन से कुछ कहने के लिए आया था, बट उसका तो वीजिंग से सामना हो गया। वीजिंग बोलता, आई एम सॉरी। एंड तभी मैडम लाइन ये देख लेती हैं एंड वो चिल्लाते हुए बोलती हैं, तुम मनोज कहीं के, हाँ क्या करते रहते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एंड ये बोलकर जैसे ही वो वीजिंग को मारने वाली थी, तभी वो रुक जाती हैं। एक तो वहाँ पर वांगजी था और दूसरा लायन किरण ने मना किया था वीजिंग से कुछ भी कहने से या फिर उसके ऊपर हाथ उठाने से, और वो अपने बेटे के सामने बुरी नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वो रुक जाती हैं एंड देखती हैं वांगजी को और फिर चिल्लाते हुए बोलती हैं, निकलो यहाँ से, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, जाओ और वांगजी के कपड़ों को वॉश करो और उसे नए कपड़े दो। वीजिंग बोलता, हाँ ठीक है मैडम लाइन, मैं जाता हूँ। एंड वीजिंग ये बोलकर भाग जाता है सीधा वांगजी के रूम में
वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो धीरे-धीरे करके रूम की ओर आना शुरू कर देता है। वीजिंग तुरंत रूम में आता है और बोलता है, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? हाँ, उनके कपड़े खराब हो गए। मैडम लैन फिर से मारेंगी। हाँ, नहीं क्या क्या करूँ मैं? वीजिंग इधर-उधर देखने लगता है एंड तभी वांग जी अंदर आता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग हड़बड़ाया हुआ था और कुछ तो कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। वांग जी कुछ नहीं बोलता है एंड वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग देखता है कि वांग जी वॉशरूम की ओर गए तो वीजिंग भी तुरंत ही वॉशरूम में आता है और बोलता है, माफ़ कर दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। एंड वीजिंग तुरंत ही पानी लेता है और उसके बाद वांग जी के शर्ट पे जो दाग था उसे साफ करना शुरू कर देता है। वीजिंग हड़बड़ाया हुआ था एंड हड़बड़ाहट में वो ठीक से काम कर ही नहीं पा रहा था और वो बार-बार सॉरी बोलते जा रहा था एंड वांग जी की नज़र सिर्फ वीजिंग पर थी। वीजिंग पर वांग जी जैसे एकदम आराम से वीजिंग को देख रहा हो। वीजिंग कैसे वाइब्रेट कर रहा है, कैसे बोल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दीजिए एंड वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था वीजिंग को देखने में क्योंकि वीजिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एकदम घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, एकदम प्रिटी लग रहा था। और वांग जी बस वीजिंग की ब्यूटी में खो जाता है। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वो वीजिंग को देखने लगा और वीजिंग तो बस डर के मारे बार-बार बोल रहा था, माफ़ कर दीजिएगा। और जो दाग था वो निकलने की बजाय और भी ज़्यादा फैल गया था क्योंकि वीजिंग उसे रब कर रहा था, जिस वजह से वो दाग पानी की वजह से और भी फैल रहा था, न कि निकल रहा था। वांग जी बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं निकलेगा। एंड ये सुनते ही वीजिंग रुक जाता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग ने टेंशन के मारे अपने लिप्स को बाइट करना शुरू कर दिया था। वो एकदम से रुक जाता है और दिखता है वांग जी को। वांग जी बोलता मुझे लगता नहीं ये ऐसा निकलेगा। एक काम करो, क्यों ना तुम मेरी दूसरी शर्ट को प्रेस कर दो। वो क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिला प्रेस करने का, मेरी कोई भी शर्ट प्रेस नहीं है, तो क्या तुम कर दोगी? वीजिंग देखता और बोला, हाँ हाँ मैं कर दूंगा। वांग जी जो है वो बोलता, ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही निकल कर बाहर आता है और वांग जी भी जो है ना वो वीजिंग के पीछे-पीछे आता है। इसके बाद वांग जी जो है ना अपनी फ़ेवरेट शर्ट वीजिंग को निकाल के देता है और बोलता इसे आयरन कर दोगे? वीजिंग देखता है और बोलता हाँ, मैं कर दूँगा। वांग जी बोलता, सॉरी, वो मैं तुमसे आयरन करवा रहा हूँ। वो क्या है कि मैं अपना सारा काम खुद ही करता हूँ, बट मुझे आज टाइम नहीं मिला, तो क्या तुम? वीजिंग बोलता, हाँ, मैं कर दूँगा, कोई बात नहीं है। वांग जी जो है ना ये बोलता है, वीजिंग फिर शर्ट लेता है एंड तुरंत ही इधर-उधर देखने लगता है आयरन को ढूँढने के लिए। तभी वांग जी बोलता है कि उस ड्रॉवर में है। वीजिंग बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जाता है और उस शर्ट को निकालता है। शर्ट को आई मीन आयरन को निकालने के बाद वीजिंग शर्ट को रखता है वहाँ पे और उसे जैसे ही वो प्रेस करता है एंड थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कर देता है एंड वीजिंग जैसे टर्न होता है वो तुरंत ही अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वीजिंग के हाथ में वांग जी की शर्ट थी बट उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था क्योंकि जो वांग जी था उसने अपनी शर्ट को निकाल दिया था एंड वो फ्रंट से नेकेड था और ये देखते ही वीजिंग शर्मा गया और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ये देख कर वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल करता है। उसके बाद वो वीजिंग के हाथों से शर्ट लेता है और उसे तुरंत ही पहन लेता है। उसे पहनने के बाद वांग जी जो है वो बोलता है, तुम आइज़ ओपन कर सकते हो। एंड ये सुनते ही वीजिंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है वांग जी को। सच में वांग जी ना नेकेड बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी की मस्कुलर बॉडी वो बहुत हैंडसम था और वीजिंग तो उसे देखता ही रह गया। वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को संभालता है एंड वो देखता वांग जी को और बोलता, मैं जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बोलता, एक मिनट। वीजिंग रुक जाता है और बोलता, हाँ। वांग जी बोलता, वीजिंग थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से तुम। वीजिंग बोलता, नहीं कोई बात नहीं है। एंड वीजिंग चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद वांग जी जो है वो देखता है और स्माइल करता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जो है ना वीजिंग को देख रहा था और मतलब उसे ना देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे उसने देखा है इस इंसान को कहीं, बट वांग जी इग्नोर करता है इस चीज़ को और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है अपने काम को करने के लिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं वीजिंग बाहर आता है एंड वो अपना काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके वीजिंग अपना सारा काम ख़त्म करता है। उसका सारा काम हो जाने के बाद वीजिंग थक चुका था। इवनिंग का टाइम था। वीजिंग की पूरी बॉडी पेन कर रही थी। आज साउ शिंगशन घर पे नहीं था तो उसका काम भी वीजिंग को करना पड़ा था क्योंकि साउ शिंगशन किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था, जिस वजह से आज सारा काम वीजिंग ने किया और वीजिंग की पूरी बॉडी दर्द के मारे करा रही थी। बस अब वीजिंग को आराम करना था। वीजिंग जो है वो अपने रूम की ओर जाने लगता है तभी मैडम लैन बोलते, रुको। एंड ये सुनते ही वीजिंग रुक जाता है एंड पीछे पलट कर देखता है। मैडम लैन जो है वो बोलती हैं, मैं तुम्हारे सर के साथ बाहर जाने वाली हूँ और रात को हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें काम है, तो चुपचाप करके सारा काम करना और कोई भी गड़बड़ी मत करना, सुना तुमने? ये सुनते ही वीजिंग बोलता, जी 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 मैम। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद मैडम लैन मुँह बनाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है रेडी होने के लिए। अब हम देखते हैं नाइट का टाइम रात के 8 बज चुके थे और वीजिंग जो है ना हॉल में खड़ा हुआ था। इस वक्त घर में कोई नहीं था
क्योंकि सारे सर्वेंट्स जो हैं वो अपना काम करके ऑलरेडी ही अपने अपने रूम्स में जा चुके थे और वी जिंग बस खड़ा हुआ था एंड वो हॉल में इधर से उधर घूम रहा था। आज पूरा घर वी जिंग को काटने को दौड़ रहा था क्योंकि घर में कोई नहीं था। जो सर्वेंट्स थे, कुछ सर्वेंट्स अपने घर चले गए थे और कुछ सर्वेंट्स जो यहीं पर परमानेंट रहते हैं वो अपने क्वार्टर में जा चुके थे। और वी जिंग को ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये। वी जिंग हमेशा किसी के ना किसी के साथ रहता है तो अकेला फील नहीं होता, इसलिए वी जिंग को डर लग रहा था अकेले रहने में। पूरा मेंशन सुनसान पड़ा हुआ था। वी जिंग को डर लग रहा था। वी जिंग बोलता अब क्या करूं। वी जिंग बस ऐसे ही इधर उधर घूमने लगता है और वी जिंग को पूरे अब जो है ना 10 बज जाते हैं, रात का टाइम हो चुका था और वी जिंग गेट को देख रहा था और बोल रहा था मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। ये अभी तक वो भी क्यों नहीं आए, कि क्या हो रहा है मुझे, क्यों इतना डर नहीं लगता। अगर साओ शिंगचन गगा होते तो, बट क्या करूं, वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आएंगे, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। हाँ, एंड तभी देखते हैं हम डोर को, वो डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से। एंड उसके चाल को देख के लग रहा था कि वो ड्रंक है। वी जिंग देखता वांग जी को और वो डरते हुए पास जाता है और बोलते कि क्या हुआ है आपको। एंड ये आवाज़ सुनते ही वांग जी अपने फेस को वी जिंग की ओर करता है और वी जिंग को देखता है और बोलता है ओह तुम तो मेरे ओमेगा हस्बैंड हो ना। वी जिंग बोलता है कि क्या हुआ है आपको, क्या आपने ड्रिंक किया है। वांग जी देखता है और बोलता है ओ हाँ किया है मैंने, क्यों, तुम्हें क्या। हाँ, तुम पता है, तुम ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, पर तुम वो नहीं हो ना जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो तुम मेरे ओमेगा नहीं हो, क्यों ऐसा है। हाँ, और वी जिंग से ना मतलब वांग जी को स्मेल आ रही थी। वांग जी बहुत ही मतलब ड्रंक हो चुका था। वी जिंग देखता और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जो है वो एक स्माइल करता और बोलता तुम वो क्यों नहीं हो। हाँ, मेरा ओमेगा मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ चला गया वो, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, काश वो मुझे मिल गया होता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, वो क्यों नहीं है। ये बोलकर वो इधर उधर देखने लगता है। वी जिंग जो है ना वो वांग जी को देख रहा था और वी जिंग समझ आ चुका था ये पूरी तरह से ड्रंक है। वांग जी बोलता है वो ना, वो मुझे मिलता नहीं, पता नहीं क्यों कहाँ गायब हो गया है। हाँ, मैं क्या करूँ। वी जिंग जो है ना वो चुपचाप करके उसे पकड़ता है और उसे उसके रूम तक लेकर आता है। वी जिंग रूम का डोर ओपन करता है और वांग जी को अंदर लेकर आता है और बेड पर सुला देता है। एंड वी जिंग दिखता है वांग जी को। वी जिंग जो है ना वो बस जाने लगता है, तभी वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ लेता है और अचानक से वी जिंग की हार्ट बीट रुक जाती है। वी जिंग पलट कर देखता है। वांग जी बोलते तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो ना। हाँ, बट कहाँ जा रहे हो। वी जिंग बोलता मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वांग जी बोलता क्यों, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते हो। हाँ, तुम तो मेरे ओमेगा हस्बैंड हो, तो यहीं रुक जाओ, मेरे पास सो जाओ। एंड ये सुनते ही तो वी जिंग की हार्ट बीटिंग बिल्कुल फास्ट हो जाती है। वो देखता है वांग जी को एकदम डरी हुई आंखों से और फिर कुछ भी नहीं बोलता। एंड वो वहीं पर बैठ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बोलता है तुम्हें पता है मैं ना उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वी जिंग बोलता है किससे किससे प्यार करते हैं आप। वांग जी बोलता है वो ना मेरा मेरा फियोंसे है, बचपन में ना हमारी एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद ना पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, मुझे मिला ही नहीं। मैं उससे ना ढूंढ रहा हूँ अभी तक, मेरा ओमेगा मुझे मिला ही नहीं। और जब तक वो नहीं मिल रहा, मेरी बहुत बुरा हालत हो चुकी है। मुझे उसी चक्कर में उस वांग लिंगजाओ से शादी करनी पड़ रही है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या करूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मुझे उस वांग लिंगजाओ से शादी करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँ, तो तुम मेरी हेल्प करोगे। एंड ये सुनते ही वी जिंग का दिल टूट जाता है। वी जिंग को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हाँ हो सकता है एक दिन वांग जी वी जिंग के पास आ जाए, उसे एक्सेप्ट कर ले। बट ये सुनते ही कि वांग जी किसी और को पसंद करता है, उससे प्यार करता है और उसे ढूंढ रहा है, ये सुनते ही वी जिंग की हार्ट बीट जैसे कि मानो बहुत एकदम पड़ गई हो। वी का दिल टूट गया था पूरी तरह से। अब वो क्या करता, वी की उम्मीद खत्म हो गई थी। वी उसे देखता है और बोलता है क्या आप क्या जानते हैं उसके बारे में। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वो ना बचपन में हमारी एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया और मुझे ये पता चला अभी कि उसकी शादी हो गई है। हर बार उसे ढूंढ रहा हूँ पर वो मुझे मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे मुझे ये बताओ, क्या 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 तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वी जिंग चुपचाप वांग जी को देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वी जिंग रोने लगता है। वांग जी बोलता है हाँ, तुम रो क्यों रहे हो, देखो तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो, बट ऐसे रो मत, ठीक है, रोना बंद करो। मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। कोई बात नहीं, तुम मेरी हेल्प मत करो, पर रो मत। वी जिंग देखता है वांग जी को और उसका दिल टूट जाता है। वी जिंग बोलता है हाँ, मैं कैसे न रो। हाँ, तुम प्यार किसी और से करते हो, तुमने एंगेजमेंट किसी और से की और शादी मुझसे की। मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, मैं क्या करूँ। मेरा अल्फा
किसी और को पसंद करता है, किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है, किसी और से शादी करना चाहता है, किसी और से प्यार कर रहा है और उसे ढूंढ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों? इनको बहुत बुरा लग रहा था। हाँ जी बोलता है, इट्स ओके, तुम्हें नहीं ढूंढ रहा तो मत ढूंढो, मैंने बस पूछा था। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। तुम रोना बंद करो। तुम ना मुझे ना किसी किसी के जैसे नजर आते हो, पर पता नहीं किसके जैसे नजर आते हो। पर ना कोई बात नहीं। बीजिंग देखता है और बोलता है, क्या क्या ये बस नशे की हालत में मुझे याद रखता है? हाँ, ये ड्रंक है तो हमें उसे याद आ गया कि मैं इसका ओमेगा हस्बैंड हूँ। एंड जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो ये फिर से मुझे भूल जाएगा। ये इंसान ऐसा क्यों करता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरी जो उम्मीद थी आज वो पूरी तरह से टूट गई, ये जानने के बाद कि ये किसी और को पसंद करते हैं, किसी और से प्यार करते हैं। अगर वो इंसान इन्हें मिल जाएगा तो ये मुझे वैसे भी छोड़ देंगे, और अगर नहीं मिला तो भी, क्योंकि ये वांगलिंग जाओ से शादी कर लेंगे। मेरा क्या? मेरी ही लाइफ क्यों ऐसी है? वीजिंग को बुरा लग रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत बुरी तरह से एकदम बढ़ चुकी थी। वांगजी ऐसे बड़बड़ाया जा रहा था। वीजिंग जो है वो देखता है। अब वांगजी ना थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था। ये देखकर वीजिंग तुरंत उसके पास जाता है एंड उसके फोरहेड को देखता है तो उन्हें फीवर हो गया था। वीजिंग बोलता, हाँ फीवर, मैं क्या करूँ? वीजिंग तुरंत नीचे जाता है, ठंडा पानी लेकर आता है बॉल में, और इसके बाद वो वांगजी के सर पर पट्टियाँ करने लगता है। और वीजिंग काफ़ी देर तक ऐसे पट्टियाँ करता है। लगभग वीजिंग को 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद वांगजी स्लोली अपने आइज़ ओपन करके देखता है। वीजिंग बोलता, आप ठीक है? वांगजी एकदम स्लीपी आई से देखता और बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ, वह थोड़ा सा पेन हो रहा है। वीजिंग बोलता, रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही नीचे जाता है एंड वो वांगजी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। वांगजी की हेल्प करता है उठकर बैठने में एंड वीजिंग ट्रे को रख देता है। इसके बाद वांगजी देखता है तो वांगजी से ना अपना हाथ भी हिलाया नहीं जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। इसलिए वांगजी बोलता, क्या क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? वो मुझसे हो नहीं रहा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है एंड खुद के ऊपर फिंगर पॉइंट करता है और बोलते, क्या मैं? वांगजी बोलता, हाँ तुम। वो कह कि मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, बहुत दर्द हो रहा है। वीजिंग बोलता, ओके ठीक है, मैं खिला देता हूँ। एंड ये बोल कर वीजिंग तुरंत ही स्पून लेता है एंड इसके बाद वांगजी को सूप पिलाता है और राइस वगैरह सब खिला देता है। वांगजी चुपचाप खा लेता है एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो जाता है, ड्रॉवर ओपन करता है और उसमें से कुछ मेडिसिन निकालता है नॉर्मल सी एंड पेन किलर, और बोल सकते हैं बुखार की मेडिसिन वांगजी को दे देता है। वांगजी मेडिसिन लेता है, वीजिंग उसे सुला देता है एंड इसके बाद वीजिंग जो है चला जाता है नीचे। उसे थोड़ा सा जो काम था वो करना था, क्योंकि उसने खाना बनाया था तो वो प्लेट वगैरह को वॉश करना था, इसीलिए वो नीचे आता है एंड इसके बाद उन्हें वॉश करता है। थोड़ी देर के बाद वापस रूम में आता है एंड देखता है तो वांगजी का रूम उसने क्लीन ही नहीं किया था, क्योंकि वैसे भी वो डर रहा था ये सब चीज़ें करने से। तो इसीलिए वो सोचता है कि अब वो क्लीन कर देता, कोई भी नहीं है। वीजिंग पूरा रूम क्लीन करता है और उसके बाद वो वार्डरोब को देखता है। वीजिंग जो है वो वार्डरोब को जैसे ही ओपन करता है तो उसके ऊपर ढेर सारे कपड़े आकर गिरते हैं। वीजिंग बोलता, औच ये क्या है? वीजिंग नीचे फ्लोर पर गिर चुका था एंड देखता है वांगजी को। वांगजी नींद में थोड़ी सी अपनी आइज़ ओपन करके देखता, बट फिर से वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता। उसे फीवर था। वीजिंग बोलता, हाँ माना कि ये अपने कपड़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने देते, ये अपना काम खुद करते हैं, बट सच में जब नहीं होता तो क्यों किसी को करने के लिए बोल सकते हैं। वीजिंग मुंह बनाता है, उसके बाद उन सभी कपड़ों को रखता है एक जगह और फिर आयरन लेता है एंड उन सभी कपड़ों को अच्छे से आयरन करता है और उन्हें एक एक करके फिर से अच्छे वार्डरोब के अंदर एडजस्ट करता है। ये सब करते टाइम वीजिंग को बहुत टाइम हो जाता है। वीजिंग फिर अपने रूम में जाता है, अच्छे से वांगजी का रूम बंद करके उसे अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह से कवर करके अपने रूम में चला जाता है। वांगजी का फीवर अब कम हो गया था। वीजिंग जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग जो है उठता जाता है किचन में एंड वो अपना काम करना शुरू कर देता है। वांगजी उठता है तो उसे फ्रेश फील हो रहा था। वांगजी उठकर बाथ वगैरह लेता है, बाथ वगैरह लेके वो अच्छे से रेडी होता है और नीचे आता है एंड वीजिंग जो था वो किचन में था एंड कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहा था। वीजिंग कॉफ़ी लेके जैसे ही बाहर आता है वो देखता है। वांगजी बोलता है, ओ तुम? वीजिंग देखता है और बोलता है, आप ठीक है? वांगजी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। वैसे वांगजी याद करने की कोशिश करता है वीजिंग का नाम, बट वांगजी को वीजिंग का नाम याद ही नहीं आ रहा था। वांगजी बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी वो मैं भूल गया। वीजिंग ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वांगजी को तो वीजिंग का नाम तक याद नहीं है, बट वीजिंग क्या कर सकता था। वीजिंग बोलता है, क्या करना है नाम को? वीजिंग सोचता है कि फिर से ये भूल गए कि मैं इनका कौन हूँ। ये ऐसा क्यों करते हैं? मुझे मुझे समझ नहीं आता। हाँ, क्या ये भी मुझे और सर्वेंट की तरह ही मानते हैं? हाँ, वैसे भी इनके लिए मैं मायने ही क्या रखता हूँ। वीजिंग चुपचाप करके फिर देखता वांगजी को और बोलता है, मेरा नाम पीफूसियान है। ये सुनते ही वांगजी बोलता है, ओह अच्छा, वैसे तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें क्या बुलाते हैं? वीजिंग देखता है वांगजी को। वांगजी बोलता है, मेरा मतलब है तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह क्या बुलाते हैं तुम्हें? वीजिंग बोलता है, मुझे वीजिंग। वांगजी बोलता है, ओह वीजिंग। जैसे ही वांगजी के माउथ से वीजिंग अपना नाम सुनता है वीजिंग की हार्ट बीट स्किप हो जाती है
एंड बस वो देखता रहता है। विजिंग को बहुत अच्छा लगा वांग जी के माउथ से अपना नाम सुनकर, बट ऐसा क्यों लगा विजिंग को, विजिंग समझ नहीं पाता। फिर वो इग्नोर करता है इस चीज़ को और जल्दी से करके वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो कॉफ़ी पीता है। कॉफ़ी वगैरह हो जाने के बाद वीजिंग अपना काम वगैरह कर लेता है, जो भी उसका उधर काम करना था। वांग जी अच्छे से जाता है एंड अपने आप को देखता है, अपनी कुछ फाइल्स वगैरह लेता है और उन्हें लेकर नीचे आता है। हो जाते टाइम एक बार फिर से वीजिंग को देखता है और वीजिंग अपना काम करके अपने रूम की ओर ही जाने वाला था, तभी अचानक से वो रुक जाता है। वांग जी वीजिंग के पास जाता है और बताता, थैंक यू वीजिंग, वो मेरे कबर्ड को साफ़ करने के लिए एंड मेरे रूम वगैरह क्लीन करने के लिए और रात को मेरा ख्याल रखने के लिए भी। वीजिंग देखता है और बोलता, नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। वांग जी बोलता, हाँ। वीजिंग बोलता, नहीं कुछ नहीं। वीजिंग के फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी। वीजिंग बस चुपचाप करके वहाँ से जाना शुरू करता। वीजिंग अपने ही ख्यालों में गुम था एंड वीजिंग ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आगे सीढ़ी है। वीजिंग का पैर जैसे ही सीढ़ी पे पड़ा, वीजिंग लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया और विंग को चोट लगी और वीजिंग बोलता, आउच। एंड ये देखते ही वांग जी तुरंत ही जाता है और बोलता, हाँ वीजिंग। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को उठाता है, वीजिंग की हेल्प करता है। वीजिंग देखता है और बोलता, थैंक यू। वांग जी बोलता, तुम अच्छे से चल क्यों नहीं पाते हो, हाँ मुझे ये बताओ, कभी भी कहीं भी गिरते रहते हो। वीजिंग बोलता, हाँ इसका क्या मतलब है, मैं कभी नहीं गिरता हूँ। वांग जी बोलता, तुम गिरते पड़ते रहते हो, कभी मुँह से टकराते हो, कभी इससे टकराते हो, हाँ तुम अच्छे से चल क्यों नहीं पाते हो। वीजिंग बोलता, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। वांग जी ये सुनकर मुंह बनाता है और बोलता है, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। हीजिंग देखता है और बोलता है, देखिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे थोड़ी-सी ही लगी तो है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओह तुम्हें थोड़ी-सी लग रही है, हाँ तुमने देखा है अपना पैर, उससे ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी-सी। वीजिंग बोलता है, इट्स ओके कोई बात नहीं है। वांग जी बोलता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है। वीजिंग देखता है बड़ी-बड़ी आंखें करके और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता है, चुप करो तुम। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को ऊपर लेकर जाता है, अपने रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर बिठाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ क्यों क्यों झूठी अपनी ये मुझे केयर दिखा रहे हो, हाँ जब तुम्हें मुझे ऐसे दर्द ही देना है तो क्यों क्यों मेरे मन में थोड़ी-सी उम्मीद पैदा कर रहे हो? नहीं, क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र है? हाँ, तुम्हें फ़िक्र कहाँ से होगी? तुम्हें तो मैं एक नॉर्मल सर्वेंट लगता हूँ ना, हुँ? तो तुम मेरी केयर क्यों करोगे? तुम्हारे लिए मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारे लिए। ये बोलकर वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग तुरंत ही उन्हें साफ करता है, इससे पहले कि वांग जी देख लेता। वांग जी बोलता, रुको। एंड फिर वो जाता है और वीजिंग की जो पैरों पर लगाने के लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसके बाद मेडिसिन लगाता है। वांग जी मेडिसिन लगाने के बाद वीजिंग को देखता है और बोलता, तुम आराम करना, ठीक है, और थैंक यू, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तुम्हारी बस इतनी कर पाया केयर। वीजिंग बोलता, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी बोलता, रुको, तुम यहीं पे आराम कर सकती हो। वीजिंग बोलता, नहीं मैं अपने रूम में जाऊँगा। वांग जी बोलता, बट। वीजिंग बोलता, मैंने कहा ना। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है बिल्कुल भी। इसके बाद वांग जी तुरंत ही चला जाता है और वीजिंग अपने रूम में आता है। जाने से पहले वांग जी ने कहा था कि वो मॉम को बोलेगा कि वो वीजिंग का ख्याल रखे। ये सुनते ही वीजिंग को मन कर रहा था वो ज़ोर-ज़ोर से हँसे। हाँ, उसे उसका ख्याल रखेंगी और वो भी वांग जी की मॉम। हाँ, वो वांग जी की मॉम वीजिंग को अगर कुछ और कहे ना तो सही नहीं है। वीजिंग देखता है वांग जी को और अपने मन में ही सोचता है, वांग जी क्या क्या तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है मेरे साथ इस घर में क्या होता है? नहीं, तुम्हें तुम्हें मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो तुम्हें तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी माँ चाहे जैसा भी मेरे साथ सलूक करे, तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि मेरी मेरी बॉडी पर कितने निशान हैं, कितने चोटों के निशान वैसे भी हैं। एंड वो अगर थोड़ा-सा उन पर हाथ लगा दे तो कितना दर्द होता है तुम्हें पता है? तुम्हें कहाँ पता होगा? चलो छोड़ो, ये सब मेरी किस्मत में ही लिखा है। वी जिंग जो है वो अपने सैड फेस के साथ अपने रूम में चला जाता है, अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। वांग जी के सामने तो उसने बोल दिया कि उसे दर्द नहीं हो रहा, बट वी जिंग एक्चुअली में जानता था कि उसे उसके पैर में कितना दर्द है। वी जिंग चुपचाप लेटा हुआ था एंड वो सो जाता है। वहीं वांग जी को देखते हैं, वांग जी चलते हुए हॉल में आता है एंड जैसे ही वो आता है हॉल में तभी उसकी नज़र अपनी मॉम पर पड़ती हैं जो कि अभी एंट्री कर रही थी। वांग जी बोलता, मॉम। जैसे ही मैडम लैन देखती हैं और बोलते, ओ मेरा बच्चा। एंड वो तुरंत ही जाती है, वांग जी को हक करती है और बोलते, कैसे हो तुम, उस मनुष्य ने तुम्हारा ख्याल तो रखा ना। ये सुनते ही वांग जी देखता है अपनी मॉम को और बोलता, मॉम ये क्या बोल रही हैं आप, देखिए प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए उसे, वो अच्छा है और उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे फीवर हो गया था फिर भी उसने देखो मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखा और मैं ठीक हो गया। वो बहुत अच्छा है मॉम। एंड ये बोलकर वो दिखता है और बोलता, मॉम उसके पैर में ना चोट लगी है तो प्लीज़ आप उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसे ज़्यादा काम मत दीजिएगा। अब मुझे मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। इन्हीं बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन वांग जी को जाते हुए दिखती है और बोलती, हाँ इस मनोज की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे की अटेंशन ले रहा है। हाँ इतनी शौक है ना उसे अटेंशन लेने का। हाँ और उसे क्या लगता है वो ऐसे पैर में चोट लगने का बहाना बनाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी, उसे काम नहीं करवाऊंगी। हाँ
अभी बताती हूँ उसे। एंड ये बोलकर मैडम लैन जाते हैं डायरेक्टली एंड वो वीजिंग के डोर पर नॉक करती हैं। वीजिंग जो है वो देखता है और उसकी आइज़ ओपन हो जाती हैं। वीजिंग बोलता है कौन है, अभी इतना दर्द हो रहा है उसके पैर में, इसकी बॉडी भी में थोड़ा पेन था, बट फिर भी वीजिंग उठता है, डोर ओपन करता है एंड जैसे डोर ओपन करता है वीजिंग देखता है उसके सामने मैडम लान थी। वीजिंग बोलता मैडम, मैडम बोलती है चुप करो तुम, तुम्हें क्या लगता है तुम ये छोटा नाटक करोगे, मेरे पैर में चोट लगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं, जाओ और चुपचाप जाके एक काम करो, समझ आया तुम्हें ना, ये बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा और आइंदा से अगर मेरे बेटे के पास भी आए ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। वीजिंग जो है वो देखता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी बॉडी में पेन था, उसके पैर में पेन था, बट फिर भी वो कैसे भी करके नीचे आता है और फिर किचन में जाता है और खाना बनाता है, क्योंकि अभी आ चुकी हैं तो इन्हीं के लिए खाना तो बनाना ही होगा। वीजिंग चुपचाप करके जाता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। वीजिंग को बहुत पेन हो रहा था, बट कैसे भी करके वो 2 घंटे में सारा खाना प्रिपेयर करता है, उसके बाद लगा देता है। मैडम लैन खाना खाती हैं और वीजिंग फिर चुपचाप वहाँ से उन्हें खाना वगैरह सर्व करने के बाद डिश वगैरह वॉश करके 12 बजे तक अपने रूम में वापस जाता है और थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट जाता है। वहीं मैडम लैन अपने रूम में आती हैं एंड वो अपना फ़ोन देखती हैं और तुरंत ही कॉल करती हैं और एक पर्सन को बोलती हैं तुमसे तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, हाँ तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है, मैंने तुमसे कहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, बट तुम किसी काम के नहीं हो। हाँ, मैं अपने में एक बिल्कुल भी ऐसा फालतू ओमेगा नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरे बेटे के लिए जो पसंद है वो ही मुझे मेरे घर में भी पसंद है और वही मेरे बेटे की ओमेगा गर्ल बनेगी, तो अगर वो मिला ना तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। जो फ़ोन की उधर साइड में जो पर्सन है वो बोलता है जी मैम हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा। मैडम लैन बोलती ट्राई नहीं करना है, वो मिलना ही नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलते जी जी मैम हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसके बाद मैडम लैन फ़ोन कट करती हैं और बोलती हैं हाँ मुझे समझ नहीं आता ये इसके पीछे पड़ा ही क्यों है, बट बिल्कुल भी नहीं, मैं वांगजी को पता लगने दूंगी ही नहीं। एंड ये बोलकर वो एक स्माइल करती हैं और उसके बाद वो अपने काम में जुट जाती है। वहीं दूसरी ओर हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है और लेट जाता है और बोलता क्यों क्यों मेरी इतनी बॉडी दर्द कर रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे काम करवाया इतना सारा, मैं थक गया हूँ, मुझसे और नहीं होता काम। बट वीजिंग तुम्हें करना होगा, उनकी बात याद है ना, अगर तुमने काम नहीं किया तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगी और तुम कहाँ जाओगे वीजिंग, तुम्हें यहाँ रहने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम अपने घर भी नहीं जा सकते हो, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम यहीं पर रहोगे। वीजिंग बोलता मॉम मॉम आप कहाँ हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आके ले जाइए ना, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मॉम मुझे ले जाइए, मैं यहाँ पे कैसे रहूँ, आपकी कितना प्यार करते थे मुझसे शिजे, मॉम मैं क्या करूँ। वीजिंग रोते रोते सो जाता है अपनी मॉम को एंड अपने शिजे को याद करते हुए। अब यहाँ से हम टाइम स्किप करके देखते हैं लगभग यहाँ से 1 मंथ बाद का सीन। 1 मंथ हो चुका था वीजिंग को लैन मेंशन में रहते हुए और कुछ भी बदला नहीं था, बदला तो था बस मैडम लैन का और उस जो वांग लिंग जाओ थी उसका बिहेवियर और भी क्रूल होता गया था। डे बाय डे मैडम यू एक भी उसे मौका नहीं छोड़ती थी जलील करने का, उसे मारने का या उसे टॉर्चर करने का, और अब तो उसे सेड्यूसर भी बोल दिया गया था, क्योंकि जब भी मैडम लैन वांगजी को थोड़ा बहुत कभी 1-2 मतलब इस 1 महीने में वीजिंग वांगजी से सिर्फ 2 बार मिला था, उसके बाद तो जैसे कि मानो वांगजी को वीजिंग ने देखा ही नहीं। फिर भी इन 2 बार में ही उसे ये बोला गया कि वो वांगजी को सेड्यूस करता है। वीजिंग के मन में थोड़ी सी तो थी वांगजी के लिए, बहुत ब्यूटीफुल था, उसका हस्बैंड था, वीजिंग को था कहीं ना कहीं कि हाँ उसका हस्बैंड है कितना ब्यूटीफुल है, बट जितना वो खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा वो बुरा इंसान है। वीजिंग को दर्द होता था अपने दिल में ये सब चीज़ें सोचकर। जब भी वो मतलब देखता था वांगजी को उसे गुस्सा आता था कि उसकी वजह से वीजिंग की लाइफ हेल बन गई है, और ये लोग सोचते थे कि वीजिंग वांगजी को सेड्यूस करता है, ये चीज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। उसे गुस्सा आता था, बुरा लगता था, उसे रोना भी आता था, बट वीजिंग अपना ये दर्द अपना दुख किसी को बता पाता हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शायद यहाँ पे कोई था ही नहीं जो वीजिंग के दर्द को समझ पाता। हाँ शाओ शेंगचन था, बट वीजिंग कभी कभी उससे तो नहीं बोल पाता था क्योंकि वो भी अपनी स्टडी में एंड अपने काम में बिजी हो जाता था। वीजिंग को बुरा लगता था, बट वीजिंग के पास यहाँ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यही सब चीज़ें बस वीजिंग के मन में चलती रहती थी, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ही वांग लिंग जाओ जो है वो वांगजी के घर आने जाने लगी थी, क्योंकि बस वो वांगजी को अपना बनाना चाहती थी इसलिए। और वीजिंग को पेन होता था जब भी वांगजी को वो मतलब देखता था वांग लिंग जाओ के साथ। अभी भी ऐसा ही हो रहा था, वांग लिंग जाओ वांगजी और जो मैडम लैन थी वो हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। वांगजी अपना काम कर रहा था, तभी वांग लिंग जाओ बोलती है वांगजी वो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम पार्टी करें, क्या बोलते हो। वांगजी बोलता नहीं मुझे काम है। वांग लिंग जाओ बोलती प्लीज़ ना वांगजी प्लीज़ प्लीज़, देखो तब तक मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं निकालते हो, प्लीज़ ना करो ना तुम भी ना। वांगजी बोलते मैंने कहा ना मुझे काम है,
तभी वांग लिंगजाओ देखती है मुंह बनाते हुए और बोलती है, हाँ आंटी देखिए ना, ये तो मेरी बात ही नहीं मानता है। ये सुनकर मैडम लैन बोलती, वांग जी बेटा, जब मेरी डॉटर इन लॉ बोल रही है तो प्लीज़ कर लो ना। वांग जी बोलता मॉम, बट मैडम लैन बोलते रहने दो वांग जी, चलो मान जाओ। देखो वो कितनी सैड हो गई है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है तो वांग लिंगजाओ पपी फेस के साथ देख रही थी एंड सैड भी थी वो थोड़ी सी। ये देखकर वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है, होती है पार्टी, चलो कर लो। एंड ये सुनती वांग लिंगजाओ हैप्पी हो जाती है और बोलती है, ओ वाओ मैं कितनी खुश हूँ। वहीं वी जिंग जो है किचन से जूस लेकर आया था वो उन्हें देख रहा था। अचानक से वो रुक गया था। वांग लिंगजाओ इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो तुरंत ही वांग जी की चिक्स पे किस करती है और बोलती है, ओ सो स्वीट बेबी, थैंक यू। एंड वांग जी उसे देखता है और इग्नोर करता है। एंड जैसे ही वीजिंग ने ये देखा कि वांग लिंगजाओ ने वांग जी की चिक्स पे किस किया है, वीजिंग एकदम से रुक गया। उसकी जैसे कि मानो जान ही निकल गई, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। वीजिंग जो है वो अपने आप को संभालता है एंड तुरंत ही वो जाता है और बोलता, मैडम जूस। मैडम लाइन देखती है और बोलते हैं, रखो यहाँ से और निकलो। वीजिंग तुरंत ही रख देता है और वो मुड़ जाता है। वीजिंग की आंखों से आंसू जो उसने रोक के रखे थे वो गिर गए थे नीचे, क्योंकि वीजिंग अब और कंट्रोल नहीं कर सकता था। क्यों उसी के साथ ऐसा होता है। वीजिंग क्या फील कर रहा है इस वक्त कोई नहीं जान सकता था। अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखना, एंड वो भी रोमांटिक वे में, कितना बुरा है। वीजिंग तुरंत ही जाता है किचन में और जाकर वो साफ चिंगचिन को गले लगाता है और बोलता, गा गा मुझे बुरा लग रहा है गा, मुझे नहीं पता मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है गा, मुझे रोना आ रहा है। क्यों वो किसी और के साथ है, मुझे बुरा लग रहा है गा, क्यों 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 वो उनसे प्यार करती है, मुझे बुरा लग रहा है गा। मेरा दिल ऐसा कर रहा है जैसे कि वो हज़ारों टुकड़ों में टूट गया होगा। कब मैं क्या करूँ। एंड ये बोलकर उसके मतलब बोल सकते शाओ चिन के शोल्डर पर अपना सर रखकर वीइंग बहुत बुरी तरह से रोता है, उन्हें हक करके रोता है। एंड ये देखकर शाओ चिन वीइंग को गले लगाता है और बोलता, वीइंग शांत हो जाओ, वीइंग प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो इसमें हम क्या करें। हाँ वांग जी, शाओ चिन अपने मन में बोलता, वांग जी क्यों तुम्हें इस मासूम ओमेगा के आंखों के आंसू नहीं दिखते हैं, क्यों तुम इसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख पाते हो। ये बस तुमसे थोड़ा सा प्यार ही तो चाहता है। तुमने इसके साथ मजाक में शादी तो कर ली, बट वांग जी क्या तुमने सोचा है इसके दिल पर क्या बीतती होगी जब ये तुम्हें किसी और के साथ देखता होगा। वांग जी इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द यही होता है, अपने हस्बैंड को किसी और की बाहों में देखना। वांग जी तुम कब समझोगे ये कि ये तुमसे कितना प्यार करता है। हाँ मैं जानता हूँ कि वीजिंग अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज है। तभी वीजिंग बोलता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं उन्हें देखता हूँ किसी और के साथ तो दर्द क्यों होता है, मेरे दिल में क्यों बुरा लगता है, मन करता है कि रो दूँ, अभी जाऊँ और उसे दूर कर दूँ। ऐसा क्यों होता है गा। हाँ नहीं, मैं उन्हें पसंद, हाँ नहीं, क्या मैं उन्हें पसंद करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता गा, मैं तो उनसे नफरत करता हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी, बट फिर भी क्यों वो किसी और के साथ दिखते हैं तो क्यों दर्द होता है गागा, मुझे क्यों दर्द होता है। यानी बोलकर वो रोने लगता है। लान से जन बोलती, वांग जी वीजिंग प्लीज शांत हो जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। और देखो तुम बहुत स्ट्रांग हो वीजिंग, भगवान ना उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो दर्द सहने के काबिल होते हैं। जब मतलब अपने लाइफ में हद से ज़्यादा दर्द बढ़ जाए ना वीजिंग, तो सोच लेना चाहिए कि वो हमारी लाइफ का आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद ढेर सारी हमारी खुशियाँ हमारा वेट कर रही होती हैं वीजिंग। बस जब तुम्हें लगे कि इससे ज़्यादा दर्द तुम सहन नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब होता है कि वो लास्ट दर्द है तुम्हारी लाइफ का। इसके बाद सब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। वीजिंग देखता और बोलता, खुशियाँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ, मुझे नहीं लगता कि ये हैप्पीनेस मेरी लाइफ में शब्द है भी। मुझे नहीं लगता ये शब्द मेरे लिए बनाएगा गा। लायन से चैन वी जिंग की आंखों के आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ वी, सब ठीक हो जाएगा। वी जिंग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांग लिंगजाओ हैप्पी थी एंड वो बोल रही थी, वांग जी तुम अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो, मैं भी बुला रही हूँ। वांग जी बोलता, हाँ ठीक है। एंड बस वो तो बहुत ही खुश थी एंड और भी ज़्यादा खुश इसीलिए थी ताकि वो वी जिंग को सबके सामने जलील कर पाएगी। और वी जिंग तो बस अपने आप को संभालने में ही बिजी था। शाओ शेंगशन वीजिंग को खुद से दूर करता और बोलता, बस अब बहुत हो गया, शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। और वह वीजिंग के आंसुओं को साफ करता है और उसके बाद उसके फोरहेड पर किस करता है। वीजिंग को अच्छा लगता है शाओ शेंगशन के पास, उसे एकदम गगा वाली फीलिंग आती है, तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। वीजिंग दिखता और बोलता, गगा आप बहुत अच्छे हो, सच में आप बहुत अच्छे हो गगा, आप मेरे बेस्ट गगा हो। ये सुनकर शाओ शेंगशन स्माइल करता है और बोलता, तुम भी बहुत अच्छे हो। एंड ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है। तभी लायन किरण आता है और बोलता है, हाँ और मैं
ये सुनने के बाद लायन सेचन एंड वीजिंग दोनों ही देखते हैं और बोलते हैं हाँ, एंड वो तुरंत ही उसे हक करते हैं। वो लायन किरण जो है हक करता है और बोलता है ओ मेरे दोनों बच्चों कैसे हो तुम दोनों। ये सुनने के बाद वो दोनों ही बोलते हैं हम बिल्कुल ठीक है। लायन किरण बोलता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ना मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, तो मेरे बच्चे बताओ मुझे कॉफ़ी बना के दोगे ना मुझे। ये सुनने के बाद वीजिंग और जो साओ शिंगचन था वो दोनों ही बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं बना के दूंगा। एंड ये सुनते ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वीजिंग बोलता है गगन मैं बनाऊंगा, लेकिन लायन साओ शिंगचन बोलता है कि मैं बनाऊंगा। एंड वो दोनों ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे तभी लायन किरण बोलता अच्छा ठीक है, मुझे 2 कॉफ़ी पीनी है, आई मीन 2 कप कॉफ़ी पीनी है। ये सुनने के बाद वो दोनों देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते ठीक है। एंड वीजिंग और साओ शिंगचन दोनों ही कॉफ़ी बनाते हैं और हाफ कप दे देते हैं। ये देख कर लायन किरण बोलता है ओ तो मेरे बच्चों को पता था कि मुझे ज़्यादा कॉफ़ी पीना मना है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ बिल्कुल इसीलिए हमने हाफ दी, 1 कप हो गई ना। ये सुनने के बाद लायन किरण स्माइल करता है और बोलता है मेरे दोनों बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत पावरफुल भी। वीजिंग चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। वीजिंग बोलता हाँ डैड। एंड इसके बाद वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं। फिर लायन किरण अपने हाथों में दोनों कॉफ़ी के मग लेके वहाँ से चला जाता है। एंड रास्ते में हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी देखकर बोलता हाँ डैड 2 कप कॉफ़ी। ये सुनकर लायन किरण बोलता है कि ओ वो मेरे 2 बच्चों ने दिए मुझे। एंड ये बोलकर लायन किरण वहाँ से चला जाता है। वांग जी बोलता हाँ 2 बच्चे कौन है, एक तो मैं हूँ और दूसरा साओ शिंगचन, क्या वो भी उनके। एंड फिर बोलता हाँ वो भी उनकी बेटे ही है। एंड फिर वांग जी जाता है किचन में एंड देखता है वीजिंग कुछ काम कर रहा था और साओ शिंगचन भी। फिर वांग जी बोलता है मुझे कॉफ़ी। साओ शिंगचन बोलता है कि ओ हाँ रुको। इसके बाद वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाना शुरू करता है। वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग बिजी था एंड उसने एक बार भी उठ पलट कर वांग जी की ओर नहीं देखा। वांग जी अपने मन में बोलता है आई नो वीजिंग, मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ वीजिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो। हाँ क्या सच में। बीइंग एक तो तुम मुझे अकेले नहीं मिलते हो और होते हो तो वहाँ से चले जाते हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बीइंग। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब तुम सबके सामने आते हो मेरे पास तो बहुत सारे लोग होते हैं तो मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाता बीइंग। क्या करूँ मैं तुमसे बात तो करना चाहता हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अब इग्नोर कर रहे हो। क्या ही करूँ। तभी बीइंग कॉफ़ी बना के साओ शिंगचन को देता है। साओ शिंगचन वांग जी को कॉफ़ी देता है। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता और लेके चला जाता है। साओ शिंगचन देखता है बीइंग को और बोलता है बीइंग क्या तुम वांग जी को इग्नोर कर रहे हो। वीजिंग बोलता नहीं गा कुछ नहीं, बस ऐसा ही। वो मैं उनसे जितना दूर रहूँगा यही तो सही होगा ना मेरे लिए। ये सुनने के बाद साओ शिंगचन बोलता है हाँ वीजिंग, बट वीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये सुनकर साओ शिंगचन बोलता है ओके ठीक है वीजिंग, बट वीजिंग तुम जानते हो ना वांग जी। ये सुनकर जो वीजिंग था वो बोलता है का इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो था वो हो चुका है और इसमें सारी गलती वांग जी की है, इनके अलावा किसी और की गलती नहीं है। और मुझे मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ ही दिनों के बाद मुझे मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जैसे ही वो शादी कर लेंगे तब वो मुझे इस घर से निकाल ही देंगी। ये सुनकर साओ शिंगचन बोलता वीजिंग तुम बिना। वीजिंग बोलता गा मैं जानता हूँ, बस मुझे थोड़े टाइम के लिए रहना है, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं रह सकता हूँ ना। साओ शिंगचन बोलता है वीजिंग सच में तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब वीजिंग जो है वो चुपचाप करके अपने रूम में आता है और अपने रेस्ट करता है। मैडम लान ने उन्हें बता दिया था कि उन्हें सबको अल्कोहल एंड स्नैक्स वगैरह जो भी है वो मतलब प्रिपेयर करके सबको देना है, सर्व करना है। वीजिंग तो हाँ बोल देता है। साओ शिंगचन मना करने वाला था बट वीजिंग जानता है मैडम लान का गुस्सा, इसीलिए वो मान जाता है। एंड अब जैसे भी इवनिंग होती है धीरे धीरे करके वांग जी के एंड वांग लिंग जाओ दोनों की फ्रेंड्स आना शुरू हो जाते हैं। वांग लिंग जाओ तो सभी को अपनी सेलेक्ट की हुई इंगेजमेंट रिंग को दिखा रही थी एंड वो सबसे पूछ रही थी कि ये कैसी लग रही है और सभी स्माइलिंग फेस के साथ बोल रही थी कि हाँ हाँ अच्छी लग रही है। वांग लिंग जाओ बहुत ही शो ऑफ कर रही थी क्योंकि वो रिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और वहीं वांग जी साइड में था एंड वो फ़ोन पर किसी से चिल्लाते हुए बोल रहा था तुम कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, हाँ तुम हर बार मुझे एक्सक्यूज़ देते हो बट मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे मेरा ओमेगा चाहिए। मुझे नहीं पता, ढूंढो उसे कैसे भी करके, अगर वो चाइना में नहीं है तो चाइना से बाहर ढूंढो, अदर कंट्री में ढूंढो, कैसे भी करके ढूंढो, मेरे पास सिर्फ 2 मंथ है, मुझे मेरा ओमेगा चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलते जी सर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। एंड वांग जी बोलता है ढूंढो उसे क्विकली। एंड ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और गुस्से में खड़ा हुआ था। तभी वैन चाओ देखता वांग जी को और बोलता ओह वांग जी तुम यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो। हाँ एंड मुझे लगता है कि तुम क्या किसी ओमेगा के पीछे पड़े हो जो किसी और का है। ये सुनते ही वांग जी बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। एंड वो आता है सबके सामने और बैठ जाता है। वांग लिंग जाओ वांग जी का हाथ पकड़ती है और बोलते वैन चाओ तुम भी ना, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारी ये बात बिल्कुल फालतू है, मेरा वांग जी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। एंड ये बोलकर वो वांग जी के चिक्स पर फिर से किस करती है और बोलती है ना वांग जी। वांग जी उसे देखता है और उसे पसंद नहीं आता बिल्कुल भी बट वांग जी कुछ नहीं कर सकता था, वो स्माइल करता है।
और इसके बाद वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। वहीं वी जिंग जो है वो धीरे धीरे करके चलते हुए आता है साओ शिंगचन के साथ एंड वो सभी को अल्कोहल सर्व करते हैं। वी जिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी जैसे वी जिंग को देखता है तो जैसे उसकी सांसें ही रुक जाती है। वी जिंग ने रेड कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल लग रहा था। भले ही चाहे ये कपड़े कितने भी लो क्वालिटी की क्यों ना हो, बट वीइंग के पहनने पर इनकी क्वालिटी और भी बढ़ गई थी। और वांग जी तो बस वीइंग को देखता ही जा रहा था। वीइंग के पिंक लिप्स एंड रेड कलर की वो शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, वीइंग की स्लिम वेस्ट एंड वो बहुत अमेजिंग लग रहा था। वीइंग तुरंत ही आता है शाओशिंगटन के साथ एंड वो वहाँ पर ड्रिंक्स रख देते हैं। और इसके बाद वीइंग देखता है वांग जी को, वो एक बार भी नहीं देखता, वो सामने की ओर देखता है। वांग लेंग जाओ देखती है और बोलती है, हो गया ना तुम दोनों का, निकलो यहाँ से। हाँ, पता नहीं क्या अपनी गंदी शक्ल ले लेके आ जाते हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को भी अच्छा नहीं लगता, बट क्या ही कर सकते हैं। वीजिंग को बुरा लग रहा था, बट वीजिंग तुरंत ही टर्न करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, ब्रदर इन लॉ, आप वही है ना। एंड ये सुनते वीजिंग रुक जाता है एंड वांग जी भी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वो सोंगलैन था। सोंगलैन और नीहू सेंग दोनों ही भागकर वीजिंग के साथ जाते हैं। वीजिंग रुक गया था, वो पलटा नहीं था पीछे की और साओ सिंह-चन देखता है और वो भी कुछ भी नहीं बोलता। सोंगलैन आता है और बोलता है, ओह ब्रदर इन लॉ, हमने आपका नाम ही पूछना भूल गए। एंड ये सुनते ही जो वांग लेंग जाओ थी गुस्से में तिलमिला जाती है एंड वो गुस्से में दिखती है और बोलती है, क्या कहा तुमने इसे। हाँ, ये सुनते ही जो सोंगलैन था वो स्माइल करता है और बोलता क्या कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ये हमारे ब्रदर इन लॉ है और अगर ब्रदर इन लॉ को ब्रदर इन लॉ नहीं बोलेंगे तो क्या बोले। और वांग जी ने इससे शादी की है तो ऑब्वियसली ये हमारी ब्रदर इन लॉ हुए ना, हमने कुछ गलत नहीं कहा। एंड ये सुनते ही वांग लिंग जो ने घुर घुर कर देखती है और बोलती है, शट अप, ये वांग जी का ओमेगा नहीं है। वांग जी का ओमेगा और उसके फियांसे मैं हूँ, इसके अलावा कोई और नहीं है। वी यंग जो है वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो चुपचाप करके वहीं पर खड़ा रहता है। तभी निहो सेंग बोलता है, वांग जी हाँ ये वही है, हम अच्छे से जानते हैं और प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, उस दिन हमने आपसे आपका नाम नहीं पूछा था। तभी वैंग लिंग जाओ फिर से बोलती है कि चुप करो तुम दोनों, वैसे भी वांग जी उस दिन नशे में था और नशे में की चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। ये सुनने के बाद सोन लैंग बोलता है कि ओ सच में, बट भले ही वांग जी नशे में था बट उसने शादी तो असली की थी ना, और बाकायदा उसने जो वेडिंग के पेपर्स थे उन पे सिग्नेचर भी किए हैं, तो ओबियसली ये हुआ हमारा ब्रदर इन लॉ। वांग लिंग जाओ बोलते तुम अपना मुंह बंद करो और वैसे भी वांग जी बहुत जल्दी इसे डिवोर्स दे देगा। ये सुनते ही वी का जैसे कि मानो दिल ही टूट गया हो। तभी वांग लिंग जाओ देखती है वांग जी को और बोलती है ना वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चुपचाप रहता है। साओ शिंगचन बोल नहीं हो सेंग बोलता है, प्लीज़ क्या हमें आप अपना नाम बताएंगे, उस दिन हम भूल गए थे। वियिंग बोलता मेरा नाम वियिंग है। एंड वांग जी बस देख रहा था। सोंग लैन बोलता है, वांग जी ये वही है ना जिसने तुमसे उस दिन शादी की थी। वांग जी ये सुनते ही अपना सर नीचे करता है और बोलता है, ये दोनों क्या कर रही हैं। वांग जी को याद था उस दिन उसने क्या किया था। वो कैसे कह देता सबको कि उसने एक एडवेंचर के चक्कर में वीजिंग की लाइफ ख़राब कर दी, बट उसके पास इन सवालों का जवाब नहीं था। वीजिंग ये सुनने के बाद वांग जी के फेस को देखता है और मतलब उसकी झुकी हुई आंखों को देखता है। वीजिंग समझ जाता है और बोलता है, नहीं आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो ओमेगा नहीं हूँ। एंड ये सुनते ही वांग लिंग जाओ बोलती, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम बिल्कुल भी वांग जी के स्पाउस होना डिजर्व ही नहीं करते हो, तो अपना मुंह बंद करो और जो सर्वेंट का काम होता है वही करो, क्योंकि तुम वही डिजर्व करते हो। तुम्हारा जैसा थर्ड क्लास ओमेगा बिल्कुल भी वांग जी का ओमेगा बनने के लायक नहीं है। वांग जी का तो ओमेगा मैं हूँ, समझ आया ना तुम्हें। साउथ जंक्शन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो दिखता है और बोलता, तुम मुंह बंद रखो अपना। एंड ये सुनते ही वांग लेंगचा को गुस्सा आती है और बोलती है, तुम चुप करो। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वीजिंग तुरंत ही साउथ जंक्शन का हाथ पकड़ता है और बोलता, प्लीज़ यहाँ से चलिए, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, गगा गगा प्लीज़ चलिए यहाँ से, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। साउथ जंक्शन देखता है वीजिंग को और बोलता, हाँ ठीक है वीजिंग चलते हम यहाँ से। और वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है। तभी वांग लेंगजाओ बोलती है, हाँ लेके जाओ इसे यहाँ से। इस जैसे ओमेगा होते ही ऐसे हैं, दूसरों को और दूसरों के फियोंसे को सड्यूस करते हैं, सड्यूसर कहीं का। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है और वीजिंग चुपचाप वहाँ से साउथ जंक्शन के साथ चला जाता है। वीजिंग की आज फिर से सबके सामने बेइज्जती हुई, फिर से उसे सबके सामने कैरेक्टर लेस साबित कर दिया गया। यहाँ पर सड्यूस कौन कर रहा था, कौन सड्यूसर था, कौन गिरा हुआ इंसान था, ये सबको पता था, बट किसी ने भी कुछ नहीं किया। वीजिंग अपने रूम में आता, डोर बंद करता और रोने लगता है। फीजिंग को जानकर बहुत ही दुख हुआ कि वांग जी को सब याद है। वांग जी को याद है कि उसने वीजिंग के साथ क्या किया है, फिर भी उसने वीजिंग से एक बार भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा। वीजिंग क्या क्या इतना भी डिजर्व नहीं करता है कि एक बार वांग जी उससे माफ़ी मांग ले आके, बट नहीं, वांग जी सब कुछ जानने के बाद भी चुपचाप सहता रहा वीजिंग की बेइज्जती को, हर एक चीज़ को सहता रहा। वीजिंग को दुख हो रहा था, आज बहुत दुख हो रहा था। वीजिंग के मन में जो थोड़ी फीलिंग थी वो भी जैसे कि मानो ख़त्म हो रही हो। वीजिंग अब जैसे कि मानो ऐसा टूट चुका हो, वो अपने लिए कुछ भी स्टैंड लेने की ताकत ही नहीं रख पा रहा था अब तो।
वहीं दूसरी ओर हम मैडम लान को देखते हैं। मैडम लान अपने रूम में थी एंड वो फ़ोन पर लायन किरण से बातें कर रही थी। लायन किरण गुस्से में बोलता है, तुम ये क्या बकवास करी हो? हाँ, वांग जी की इंगेजमेंट, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया लानी। ये सुनने के बाद लानी बोलती हैं कि मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, दिमाग आपका ख़राब हो गया है। क्या गलत कर दिया अगर मैंने वांग जी की इंगेजमेंट रखी है 15 दिन के बाद तो? ये सुनकर लायन किरण बोलता है, तुम चुप करो, तुम्हारा सच में दिमाग ख़राब हो गया है। तुम जानते भी हो ये इंगेजमेंट नहीं हो सकती है। ये सुनते ही जो लानी थी वो बोलती, क्यों नहीं हो सकती है? वांग जी की इंगेजमेंट होके रहेगी और मैंने डिसाइड कर लिया है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलती, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, वो ऑलरेडी ही मैरिड है, तुम उसकी शादी करवाना चाहती हो? ये सुनने के बाद जो लायन किरण थे वो मतलब गुस्सा कर रहे थे। लानी बोलती, शादी शादी शादी, बट मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ और ना ही वांग जी मानता है। तो मैं मेरे बेटे की शादी मैं एक अच्छी ओमेगा गर्ल से करवाऊंगी, जो कि मैंने सोच के रखी है। लायन किरण बोलती, चुप, एकदम चुप। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम वांग जी की इंगेजमेंट नहीं करवा पाओगी। समझ आया ना तुम्हें? मैंने तुमसे कहा है कि मैं 1 मंथ के लिए बाहर हूँ, काम पे हूँ, और तुम ये सब कर रही हो। लानी, जब तक मैं आना आ जाऊँ कुछ भी मत करना। एनी बोलकर वो बिना लानी की बातें सुने फ़ोन को कट कर देती हैं। लानी देखती गुस्से में अपने फ़ोन को और बोलती है, हाँ, कुछ ना करूँ? कैसे क्यों ना करूँ मैं कुछ? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वीजिंग, और इससे मेरे बेटे की शादी, हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकती है। मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और ये इंगेजमेंट तो मैं करवा कर रहूँगी। ये बोलकर वो गुस्सा करती हैं और उठकर चले जाते हैं वहाँ से। बस दिन बीत रहे थे और दिन बीतने के साथ साथ वीजिंग की हालत और भी ख़राब होते जा रही थी, क्योंकि सबके सामने अब वांग जी की इंगेजमेंट भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, जो कि आज से 3 नहीं बोलेंगे, आज से 6 दिन के बाद थी। वीजिंग बस एकदम चुपचाप रहने लगा था और इन दिनों 2-3 बार पार्टी भी हो चुकी थी। एकदम नॉर्मली ऐसे फ्रेंड्स को बुलाना और ऐसे ही मस्ती मजाक करना, क्योंकि ये सब वांग लिंगजाओ कर रही थी ताकि वो खुश होते हुए वीजिंग को दिखा सके कि वो कितनी खुश है, वांग जी उसकी सेब का प्यार करता है एंड ये सब चीज़ें। वीजिंग बस एकदम अलग रहने लगा था बिल्कुल ही। वो साउ शेंगचन के साथ रहता था और बस उन्हीं के साथ बातें करता था। और वैसे भी अब वांग जी की इंगेजमेंट का टाइम का मतलब क्लोज आ चुका था। नेक्स्ट डे वांग जी की इंगेजमेंट थी और आज बस एक नॉर्मली फिर से फ्रेंड्स की टुगेदर पार्टी रखी गई थी। सब लोग थे, बात कर रहे थे। मैडम लान ने और जो वांग लिंगजाओ थी बहुत ही एक्सपेंसिव क्लॉथ पहने हुए थे और बहुत ही शो ऑफ कर रही थी अपनों कपड़ों का दोनों ही। बट वीजिंग वीजिंग जैसी उनमें वो बात नहीं थी। वीजिंग बिल्कुल सिंपल कपड़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग ने आज पूरा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वो बहुत ही टाइट थी और उससे उसकी वेस्ट भी विजिबल हो रही थी। उसकी जो पतली सी कमर थी वो दिख रही थी एंड जो वाइन चाव था वो वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था। पता नहीं क्यों 2-3 दिनों से ये वेंचर लगातार लैंडमैन चला रहा था एंड वो विजिंग को घूरे जा रहा था। और वांग जी भी विजिंग को देख रहा था, बट उसे गुस्सा आ रहा था विजिंग की ड्रेसिंग पर, क्योंकि विजिंग की वेस्ट विजिबल थी एंड कहीं ना कहीं हर एक अल्फा की नज़र विजिंग की वेस्ट पर जा रही थी। वांग जी समझ सकता था कि अल्फाज विजिंग को लेकर अब क्या सोच रहे होंगे, बट वांग जी जो है ना वो बस घूर घूर के देख रहा था। एंड वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि सोंग लैन और नीहो सेंग ये सभी विजिंग के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। विजिंग भी हंस हंस कर उनके साथ बातें कर रहा था। वीजिंग को ना मतलब सॉ सिंगचन और सोंगलैन और नी हुसैन से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छे से वीजिंग से बात कर रहे थे और वीजिंग को इनकी आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट नज़र आती थी, इसलिए वीजिंग उनसे बातें कर रहा था और वीजिंग को अच्छा भी लग रहा था। ये लोग वीजिंग को चेयर अप कर रहे थे। साउ शिंगचन जो है ना वो वीजिंग को बोलता है कि वीजिंग अब खुश है, तो उसे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं खुश हूँ। तभी नहीं हुसैन बोलता है कि वीजिंग ऐसे भी काफ़ी अच्छी बात है और हम लोग खुश हैं कि हम तुम्हें भी अपना फ्रेंड बना रहे हैं। वीजिंग सच में तुम बहुत अच्छे हो। वीजिंग स्माइल करता है। सभी सोंगलैन बोलता है, वीजिंग तुम ना मुझे गगा बुलाया करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साउ शिंगचन गगा की जितना ही बड़ा हूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओके, और फिर वो बोलता है कि वैसे इन द फ्यूचर हो सकता है मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बन जाऊँ। वीजिंग को ये पहले तो समझ नहीं आया था, बट हाँ अब उसे समझ आ रहा था। सोंगलैन देखता साउ शिंगचन को, साउ शिंगचन गुस्से में उसे देखता है और इसके बाद नी हुसैन बोलता है कि अरे यार नहीं, वैसे वीजिंग हम दोनों सेम उम्र के हैं, तो तुम मुझे गगा नहीं बुलाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रिटी ओमेगा मुझे गगा बुलाए। वीजिंग दिखता है, स्माइल करता है और बोलता ठीक है, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आपको मैं बेस्टी बुलाऊं। ये सुनने के बाद नी हुसैन स्माइल करता है और बोलता परफेक्ट, तुम मुझे यही बुलाना, ये मेरे लिए काफ़ी कूल है और अच्छा भी है। वीजिंग सुनकर स्माइल करता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही करके वो लोग बातें कर रहे थे हंस हंस कर और बस वैन चाओ वीजिंग को घूरे जा रहा था। उसका बस मतलब दिल कर रहा था कि वो वीजिंग को जाए, उसे हक करे और बस उसकी स्मेल को स्मेल करे। साओ शिंगचन जो है ना वो बस वीजिंग के साथ बातें कर रहा था। वहीं वांग जी ये सब देख रहा था। वैन चाओ अपने मन में वीजिंग को देखते हुए सोचता है, बस एक बार मुझे बस ट्राई करने के लिए मिल जाए। ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है आज ये ब्लैक आउटफिट में। ओ माय गॉड, और उसकी वेस्ट सच में मैं पकड़ूँ तो मेरे दोनों हाथों में आ जाए। कितनी सॉफ्ट होगी ना उसकी बॉडी, मज़ा आएगा। बस एक बार मैं इसे अपने बेड पे ले जाना चाहता हूँ।
और उसके बाद इसके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ? हाँ, ये ओमेगा मुझे चाहिए, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बट इस ओमेगा के साथ तो हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो करके ही रहूँगा, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा तो और क्या करेगा कोई? हाँ। वहीं दूसरी ओर साओ शिंगचैन और सोंगलैन एक दूसरे को देख रहे थे। साओ शिंगचैन जो है वो चुपचाप खड़ा हुआ था। सोंगलैन उसकी ओर विंक करता है, ये देखकर उसे गुस्सा आता और बोलता तुम पर्वत ओमेगा कहीं के। तो वो बोलता है कि मैं पर्वत सिर्फ तुम्हारे लिए बन सकता हूँ। और वैसे भी मैं पर्वत नहीं हूँ, मैं पर्वत तुम्हारे लिए हूँ बस, और तुम मुझसे प्यार करना। वे ये सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। साओ शिंगचैन बोलता है पर्वत, हाँ प्यार, और तुमसे बिल्कुल नहीं। एंड ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वे स्माइल कर रहा था एंड नीहू सेंग जो है वो वी को गले लगाता और बोलता है वी तुम बहुत क्यूट हो। वी जिंग देखता है और बोलता तुम भी आज बहुत प्यारे लग रहे हो। साओ शिंगचैन बोलता है कि हाँ हाँ वो बहुत प्यारा है, एंड वो सोंगलन के पीछे पीछे भागने लगता है। ऐसे ही सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे एंड वांग जी देख रहा था और उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो चुकी जब उसने ये देखा कि नी हुसैन ने उसे हक किया। वी यिंग बस एकदम नॉर्मल था, उसे तो जैसे इस चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क पड़ा था सिर्फ वांग जी को। वांग जी देख रहा था और उसका गुस्सा भरा चेहरा अब सबको दिख रहा था, बट वांग जी फिर भी कंट्रोल करता है और बस देखता चाहता है। थोड़ी ही देर के बाद जो वी यिंग था वो बस एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था एंड सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी जो वांगजी था उसका गुस्सा हाई लेवल पे चला जाता है एंड वो देखता है कैसे नीहो सेंगविन के साथ टची हो रहा था एंड कैसे वो बात कर रहे थे। वांगजी से अब बर्दाश्त नहीं होता, वो तुरंत ही जाता है वीजिंग के पास और वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम मेरे सामने चलो, मेरे साथ चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद वी यिंग जो है वो बल उसका ध्यान ही नहीं था, बाकी लोगों ने सुन लिया था एंड वो वांगजी को देख रहे थे। वी यिंग आगे बढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसे कुछ ड्रिंक्स दिख रही थी जो कि खत्म हो चुकी थी और वी यिंग उन्हीं को लाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वांगजी फिर से बोलता है वी यिंग तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? एंड ये सुनते वी यिंग अचानक से रुक जाता है, उसे वांगजी की आवाज़ आती है एंड वो पीछे टर्न करके देखता है तो वांगजी लाल आंखों से वी यिंग को देख रहा था। तभी वांगलिंग जाती है और बोलती वांगजी तुम क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता है चुप करो तुम, एंड वो वी यिंग को घूरते हुए देखता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड वो वांग जी के वांग जी जो विंग के पास आता है, विंग देखता है और बोलता है मुझसे मुझसे क्या बात करनी है? वांग लिंग जो बोलता है वांग जी तुम्हें जो बात करनी यहीं पर करो। वांग जी बोलता है शट अप और तुम मेरे रूम में चलो, मुझे तुमसे वही बात करनी है। एंड रूम का नाम सुनते ही वीजिंग डर जाता है क्योंकि वांग जी की आंखों में गुस्सा था। वीजिंग देखता और बोलता नहीं मुझे मुझे कोई बात नहीं करनी। वांग जी बोलता मैंने कहा चलो। वीजिंग बोलता मैं नहीं जाऊँगा, हाँ मैं नहीं जाऊँगा। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो तुरंत ही जाता है, वीजिंग का हाथ पकड़ता है टाइटली और वीजिंग को खींचते हुए ले जाना शुरू कर देता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या बात करनी, मुझे मेरे साथ यहीं करो, हाँ छोड़ो मुझे। बट वांग जी वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनता और वीजिंग को खींचते हुए अपने रूम में लेकर आता है एंड तुरंत ही अपने रूम में लेकर आकर वांग जी डोर बंद करता है और उसके बाद वो तुरंत ही उसकी ओर बैक करके खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम क्या बात कर रहे थे नीहो सेंग और साओ शिंगचैन से और सोंगलैन से? ये सुनते ही वीजिंग देखता वांग जी को घूर के और बोलता क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी टर्न करता है और बोलता है मैंने कहा क्या बात कर रहे थे, क्या पूछ रही थी तुमसे वो? वीजिंग बोलता है इसको आपको क्या लेना देना? हाँ क्या लेना देना है आपको, वो मुझसे कुछ भी पूछे, आपका मुझ पर कोई हक नहीं है जो आप मुझसे ऐसे सवाल जवाब करेंगे। वांग जी बोलता है वीजिंग बोलता है हाँ कौन सा हक है आपका, आपका कोई हक नहीं है और मुझसे दूर रहना। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है बट वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत ही आता है और वो वीजिंग को वहीं दीवार पर पुश कर देता है। वीजिंग देखता और बोलता आपकी, एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग शॉक, वीजिंग को वांग जी के लिप्स फील होते हैं अपनी लिप्स पे एंड वीजिंग शॉक और सरप्राइजिंग दोनों ही आंखों से वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी वीजिंग को कोई मर्सी के साथ नहीं, एकदम रफली किस कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था एंड थोड़ी देर के बाद वो किस जो है ना वो रफनेस से ज़्यादा अब बाइटिंग में बदल चुका था। वांग जी वीजिंग के लिप्स को बाइट कर रहा था और वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को मार रहा था, दूर कर रहा। बट वांग जी का इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था, बस उसे तो वीजिंग चाहिए था। वीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो क्या करता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसे उसे वांग जी को सहना पड़ रहा था। वांग जी अब वीजिंग के लिप्स पे बाइट कर देता है जिससे वीजिंग के लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है और वीजिंग को पेन हो रहा था। वांग जी वीजिंग के लिप्स को काट रहा था अपने दांतों में लेकर जिससे वीजिंग को दर्द हो रहा था एंड वांग जी को वीजिंग के ब्लड का टेस्ट भी फील होता है बट वांग जी इससे भी नहीं रुकता। वो जैसे कि मानो वीजिंग के लिप्स को खा जाना चाहता हो। वीजिंग को दर्द और पेन दोनों साथ में हो रहा था, बहुत उसके गुस्सा आ रहा था एंड वीजिंग अब बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वीजिंग कई देर काफ़ी टाइम से वो वांग जी के शोल्डर पर मार रहा था अपने हाथों से बट वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे इस वक्त बस वीजिंग दिख रहा था और उसे किस करना। वांग जी बहुत देर किस करता है और वीजिंग अब बिल्कुल भी नहीं सह पा रहा था। उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी थी और अब वो जैसे कि मानो बेहोश ही हो जाएगा एंड वीजिंग तुरंत ही जो है वो फेंट होने लगता है बट तभी वांग जी छोड़ देता है ये देख कर कि वीजिंग बेहोश हो जाएगा एंड वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग डीप ब्रीथ लेता है और बोलता हाँ आप क्या कर रहे थे? हाँ मुझे मुझे मार डालना चाहते और ये क्या किया आपने? हाँ आपका कोई हक नहीं है मुझ पर।
आप इसे कैसे कर सकते हैं। वांग जी सुनता है और देखता है और बोलता है मैं कर सकता हूँ, तुम पर पूरा हक है मेरा। वीजिंग बोलता है ओ हक किस चीज़ का। वांग जी बोलता है क्योंकि तुम मेरे ओमेगा। एंड ये बोलकर वो रुक जाता है। वीजिंग देखता है, स्माइल करता है एक क्रीपी सी और बोलता है ओ हाँ आपका ओमेगा, आपको पता भी है आपका ओमेगा हूँ मैं। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और अपना सर नीचे कर लेता है। वही जिनको गुस्सा आ रहा था वांग जी पर, उसका मन कर रहा था अभी जाए और एक थप्पड़ वांग जी के चिक्स पे जड़ दे। फट फट वो क्या करता। वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था एंड देख रहा था वांग जी को। वांग जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।